आसनसोल और खबर आसनसोल के खास सेगमेंट प्राइड ऑफ आसनसोल में मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। इस सेगमेंट के जरिए हम लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। चूँकि कुछ दिन में कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको कुछ पॉलिटिकल लीडर से रूबरू करवाया जाए। आदाब नाजरीन, मैं सबरनाज और आज हमसे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक उभरते हुए नौजवान लीडर मोहम्मद दानिश, जिन्होंने बहुत कम उम्र में सियासत के मैदान में कदम रखा और बहुत कम वक्त में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। मैं इनके बारे में आपको बताते चलूं कि इन्होंने लॉकडाउन के वक्त राशन बांटा, ईद से कबल साड़ियां भी बांटी और अब भी अपने इलाके और इलाके के लोगों के भलाई के कामों में लगे हैं। वेलकम सर, मैं आपका अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करती हूँ। मैं आपको देख पा रही हूँ, आपकी उम्र का तकाजा मैं लगा रही हूँ और आपके काम को मैं देखने के बाद मुझे इकबाल की बड़ी ही खूबसूरत शायरी याद आती है, जिसे मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बेशक आपने बहुत कम उम्र में खुद के बारे में कम सोचकर लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा और अब लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली, एक मर्तबा बनाया है आपने। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। चूँकि ये हमारा सेगमेंट जो है हमारा सवालों का है, हम सवाल करेंगे और ये हमारे जवाब देंगे। तो मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, क्योंकि ये सवाल तो मैं करूंगी, लेकिन मैंने जहाँ तक महसूस किया है कि हमारी जनता जो है, जो अवाम है, उसे भी उनको भी कहीं ना कहीं इन सवालों के जवाब चाहिए होंगे। तो मैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपसे कुछ सवाल करूंगी। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आपने किस वक्त या कब से सियासत में कदम रखा और आपने ऐसा क्या सोचा, क्या सोच कर आपने सियासत में कदम रखा? मैं टीएमसी पार्टी में 2012 से हूँ। अच्छा। बट मैंने सामने नहीं आया हूँ, लेकिन 2019 से जो लॉकडाउन शुरुआत हुई 20 से, मैं उस वक्त सामने आया, फेस पे आया। तो अपने वार्ड में और भी टीएमसी के कार्यकर्ता को मैंने देखा फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को लेकर, जिससे मुझे काफ़ी तकलीफ हुआ। ये लोग सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। पार्टी का नाम पे ये लोग माल तो ले रहे थे, लेकिन जेन्युइन लोगों के हाथ में नहीं पहुँच पा रहा था, जिसके लेकर हमारे पेरेंट्स उन्होंने कहा कि दानिश तुमको सोशल काम करना है। अच्छा। उसके साथ साथ मैंने देखा कि पॉलिटिक्स में भी हम चाहते थे कि आए, तो मुझे एक रूट मिला। अच्छा। मुलायदा का सपोर्ट शुरू से था। अच्छा। बहुत पहले से सपोर्ट था हम लोगों का, क्योंकि कॉलेज के हम लोग यूनियन रह चुके थे, उस वक्त से सपोर्ट था दादा का। और दादा जैसे शख्सियत है जो हमें सपोर्ट किया और आगे किए। अच्छा, तो आप क्या बता सकते हैं कि आपके पॉलिटिकल आइडियल कौन है? हमारा पॉलिटिकल आइडियल श्री मुलाय घटक जी हैं। अच्छा, बहुत खूब। तो मतलब आप उनको देखकर ही आपने हौसला लिया। तो आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अगर टीएमसी पार्टी, क्योंकि आपको हमेशा टीएमसी के बैनर तले ही काम करते हुए देखा गया और आपने भी अभी बताया कि श्री मुलाय घटक आपके आइडियल हैं, वो भी टीएमसी पार्टी से हैं और आपने कहा भी कि आपने टीएमसी के लिए काम किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक यूथ हैं और यूथ के बारे में कहा जाता है कि यूथ सोचती बहुत ज़्यादा है और सोच समझ कर काम करती है। तो आप हमें बताइए कि आखिर टीएमसी ही क्यों, आपने टीएमसी को ही क्यों चुना, कोई और पार्टी क्यों नहीं? क्योंकि ये टीएमसी हमारा रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल का, और अदर पार्टी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा काम करेगा जो ये पार्टी कर रहा है। और मैं इससे पहले भी कहा, 2012 से मैं टीएमसी पार्टी में जुड़ा हुआ था और अंदर कवर से काम हो रहा था हम लोगों का। लेकिन ये साल जो गया हम लोग बीता विधानसभा, इसका लेकर हम लोगों को सामने आना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा था, काम तो सभी हो रहा था, सब अपने अपने भजाने पे लगे हुए थे, लेकिन हम लोगों को पार्टी को आगे करना था। क्योंकि इस बार सरकार जो थी हम लोगों को टीएमसी का ही बनाना था और सारे लोग मिलके, जितने यूथ के बंगाल के सारे लोग मिलके हम लोग काम किए हैं। अच्छा, तो चूँकि आपने अभी बताया कि आपने टीएमसी पार्टी के लिए भी काम किया है और आप बहुत पहले से काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों ने देखा भी है, लोगों के लिए भी काम करते हुए आपको देखा है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर टीएमसी की तरफ से आपको कॉर्पोरेशन इलेक्शन में टिकट मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? स्किल डेवलपमेंट को लेकर करेंगे, एडुकेशन को लेकर करेंगे। अच्छा। जैसे आज से कुछ बीते हुए कल में जतिंदर तिवारी साहब थे, उनके 4-5 लीडर थे मुस्लिम काउंसिलर, उन लोगों का डिमांड था उर्दू कॉलेज। तो हम लोगों का डिमांड उर्दू कॉलेज का नहीं होगा, हम लोगों का डिमांड होगा कि हमें
VIP कोटा दीजिए ताकि हम अपने बच्चों को अलीगढ़ जामिया वगैरह में स्टडी करा सके जिसका सर्टिफिकेट का वैल्यू हो। अच्छा। अभी उर्दू कॉलेज हम बनवा देंगे, चलिए मुलायदा बनवा देंगे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा? सिस्टम बनते बनते 3-4 साल पार हो जाएंगे। उर्दू आज का टाइम में जो चल रहा है डेवलपमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सारे बच्चे इंग्लिश में जा रहे हैं। तो उर्दू हमें लगता है अच्छा है, चलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी सोच रखना चाहिए कि मेरा एरिया का बच्चा हाई एजुकेशन में पढ़ाई करे, हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट हो, जैसे जामिया इस्लामिया हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। इन सब जगहों पे हमारा बच्चा VIP कोटा में, MLA का MP का कोटा में जाके स्टडी करे। चलिए, डिमांड ये है। सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, जो कि हमेशा से ही एक अहम मुद्दा रहा है और जिसकी ज़रूरत हमेशा हमें रहती है। तो लेकिन फिर मेरे जहन में एक सवाल घूम कर आता है जिसे मैं भी जानना चाहती हूँ, यकीनन मैं जानना चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि मेरी जनता भी जाने इस बात को कि अगर TMC पार्टी ने टिकट नहीं दिया और चूंकि आपके दिल में जज्बा भी है कि आप लोगों के लिए काम करें और कर भी रहे हैं, तो क्या फिर आप उस काम को करने के लिए आज़ाद उम्मीदवार से खड़ा होना चाहेंगे? दादा के खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। सिर्फ मुलाय घटक जी हमारा पॉलिटिकल फादर भी है और मैं उनको बाप के जैसा मानता हूँ। अच्छा। तो उनके खिलाफ मैं नहीं जा पाऊंगा। वो अगर इशारा करेंगे तो मैं खड़ा होऊंगा, नहीं तो नहीं। मतलब आपका मकसद यही है सिर्फ लोगों के लिए काम करना, फिर चाहे वो ओहदा मिले या ना मिले। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, आप चूंकि रेल पार से हैं, आपका ताल्लुक रेल पार से, और रेल पार हमेशा अक्सर और बेसर अभी तो ज़्यादातर सुर्खियों में छाया रहता है रेल पार। उसके बहुत सारे मसले हैं, हमने भी सुने हैं और आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो आप हमें ये बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं इलेक्शन, तो आपकी नज़र में रेल पार का ऐसा कौन सा मसला है जिसे आप जो देखकर आपको लगता है कि नहीं ये सबसे बड़ा मसला है, इस पर पहले काम होना चाहिए, इस मसले को पहले हल करना चाहिए? तो आप हमें उस मसले के बारे में बताएं। रेल पार में सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। अच्छा। रोजगार बहुत कम है। रूलिंग पार्टी नौकरी दे ना दे उससे मुझे कोई फैक्ट नहीं पड़ता है, हम लोग को रोजगार चाहिए। रूलिंग पार्टी से हम लोग डेवलपमेंट स्किल का काम ले सकते हैं जो फीमेल के लिए है, जी बिल्कुल। स्कूल ड्रेस वगैरह का, ये सब। खाली गवर्नमेंट नौकरी ही सरकार से नहीं चाहिए, प्राइवेट भी मुझे चाहिए जिससे रोजगार मेरा बन सके, 2 रुपया कमाई हो सके। घर बैठे लेडीज जो काम कर रही है आज के डेट में थैला वगैरह का, तो उसमें ज़्यादा इनकम नहीं है। इस बेस पे हम लोग दादा से डिमांड करेंगे, ममता बनर्जी से डिमांड करेंगे कि हम लोगों को कुछ ऐसा स्किल दीजिए जो कि हम लोग लेडीज़ को दे सके और वो सब रेल पार में रोज़गार का जरिया बना सके। जैसे कि स्कूल ड्रेस का बच्चों का बनता है, गवर्नमेंट स्कूल का, फिर बड़े बड़े प्लांट का जो ड्रेस वगैरह का काम होता है, तो फीमेल जनरली सिलाई वगैरह में सब एक्सपर्ट होती हैं, तो उन लोग को रोज़गार ही बनेगा। अब बॉयज़ तो काम कर ही रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आपके लिए, आप जिस नज़र से देख रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे रोज़गार का मसला है जिसे आप हल करना चाहेंगे सबसे पहले। तो चलिए, ये हुआ। और एक और बड़ा मुद्दा है, एक और मसला है जो अक्सर पेपरों में भी, अखबारों में भी हम पढ़ते हैं और हम अपने चैनल में भी देखते हैं और वीडियोस भी हम बहुत उसका भी वायरल होता है, वो है RCS सेंटर। तो इसका क्या मसला है? आखिर लोग आए दिन क्यों इस पर चर्चा करने बैठ जाते हैं, क्यों लोग इसके बारे में कहते हैं? ये मसला क्यों नहीं अब तक हल हो पा रहा है? क्योंकि ये ज़रूरी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह RCS सेंटर खुल चुका है, ओपन हो चुका है, वैक्सीन वगैरह का काम चल रहा है उधर। अच्छा। सारा चीज़ सिस्टम में आ चुका है। तो क्या ये जो अभी ये जो ऐसा सिस्टम में आया है, तो ये इसी तरह चलते रहेगा या फिर कुछ दिनों के बाद? नहीं, अब चलेगा, ये सिस्टम पे ही सारा काम चलेगा। अच्छा, तो चलिए अब मैं सब आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, और जो सवाल करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, आपसे मुझे ये पूछना ही होगा क्योंकि आपका ताल्लुक रेल पार में से है। तो मैं रेल पार की जो अभी जो हाल में ही जो हादसा हुआ है रेल पार से मोहम्मद इफ्तिखार का, तो वो जो गारुई नदी वाला मसला है, आप इस मसले को किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इसमें हुकूमत का हाथ है या हुकूमत की लापरवाही है या फिर आम जनता की लापरवाही है जो ऐसा हुआ? इसमें ना ही हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है ना ही आम जनता की है। ये बच्चा खुद की गलती किया। जब सैलाब आया, बाढ़ आया, तो उसमें जंपिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे पहले मुलाय घटक जी ने वहाँ पे काम लगवाया था, ट्रेन साफ करवाया था, डिग भी करवाया है। तो देखिए, ये सिर्फ डूबने वाली बात नहीं है। हमने अक्सर और बेशतर देखा कि थोड़ी सी बारिश में वहाँ पर हर जगह, वहाँ पे बहुत ऐसी जगह जहाँ पे बारिश का पानी जम जाता है, घरों के अंदर चला जाता है। तो आखिर ऐसा क्या बात है कि ऐसा बहुत सारे इलाकों, बनपुर भी है और भी एरिया है, हमने
इतना नहीं देखा जितना रेल पार में देखा। तो आखिर ऐसा क्या मसला है कि वहाँ पर अक्सर व बेशतर पानी घर में दाखिल हो जाता है, लोग परेशान रहते हैं। अभी भी हमारे पास रेल पार की ही एक शख्स ने हमें वीडियो बनाकर भेजा था और अपनी तकलीफ बताई थी। बेशक हमें सुनकर तकलीफ हुआ, देखकर तकलीफ हुआ। तो आप हमें बताइए कि आखिर क्यों, ऐसा क्या है, क्या काम वहाँ पर छूट गया है या क्या काम करना होगा जिससे ये मसला दूर हो? ये ड्रेन जो है उसको डीप किया जाएगा। दादा ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द हम लोग डीप करेंगे, डीप करके उसको किया जाएगा। लेकिन डीप करने में मसला है कि पिलर वगैरह है, उसको भी बनाएंगे, वो बना के उसको बहुत अच्छा से रिकवर। अच्छा, मतलब इस मसले पर भी आप लोग गौर कर रहे हैं और आने वाले वक्त में काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद दानिश, एक नौजवान, एक यूथ, जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ लोगों के बारे में सोचा। इनके हौसले को देखकर, इनके जज्बे को देखकर मैं फिर से जाते जाते आपकी नज़र इनको देखते हुए मैं आपके मतलब अपने यूथ को एक शेर, अल्लामा इकबाल की एक शेर है, मैं नज़र करते जाना चाहूँगी कि तू शाही है, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक बने रहें खबर आसनसोल के साथ। বিরিয়ানি নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি, আরসালানের বিরিয়ানি। আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अगर आप नॉन वेज खाने के शौकीन हैं तो चले आइए कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट, और अगर वेज खाने के शौकीन हो तो फिर अरे कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट और कहाँ, क्योंकि नॉन वेज हो या वेज, स्वादिष्ट खाने का एक ही ठिकाना, कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ आपको नॉन वेज डिशेज में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चाइनीज चिकन क्रिस्पी, चिकन मंचूरियन जैसे टेस्टी डिशेज मिल जाएंगे। और वेज की तो क्या बात है, पनीर हांडी, पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, पनीर दो प्याजा, वेज हांडी, वेज कीमा मसाला और भी बहुत कुछ। तो भूल ना जाना, आज ही कोलकाता रॉयल फैमिली रेस्टोरेंट आना। गोराई रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कॉन्टैक्ट नंबर 8824875790। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।